Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our another lecture on the ecology of pharmaceuticals. Now in pharmaceutical industry, the people are working, so they are definitely human individual. They have skin and the respiratory tract and microbial transfer from operators. So microorganisms may be transferred to pharmaceutical preparations from the प्रोसेस ऑपरेटर मीन्स दो जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, ऑपरेटर्स जो काम कर रहे हैं उनसे भी ट्रांसफ़र हो सकता है प्रिपरेशन में. दिस इज़ अनडिज़ायरेबल इन केस ऑफ टैबलेट्स एंड पाउडर्स एंड मे रिजल्ट इन स्पॉइलेज ऑफ सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस, बट इन केस ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन इट मे हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पेशेंट्स. तो ये जो है अनडिज़ायरेबल है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ट्रांसफ़र हो जाएँ ऑपरेटर से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में. टैबलेट्स बन रही हैं, पाउडर्स बन रहे हैं, उसमें उसको स्पॉइल कर सकते हैं. और पेरेंटल प्रोडक्ट में तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो फिर जो पेरेंटल प्रोडक्ट होती है वो तो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही होती है, तो वो फिर डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होने के बाद पेशेंट में सीरियस इन्फेक्शन और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस कर सकती हैं. ऑफ द नेचुरल स्किन फ्लोरा ऑर्गेनिज्म स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज़ परहैप्स द मोस्ट अनडिज़ायरेबल. जो स्किन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं एज नॉर्मल फ्लोरा, उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस सबसे ज़्यादा कॉमन है और अनडिज़ायरेबल है. अदर बैक्टीरिया प्रेजेंट आर सार्सिना स्पीशीज एंड डिप्थेरियोइड्स, बट ओकेजनली ग्राम नेगेटिव रॉड्स सच एज एसाइनोबैक्टर स्पीशीज एंड एल्कालिजिनेस स्पीशीज अचीव रेजिडेंट स्टेटस इन मॉइस्ट रीजन. यानी स्किन के जो मॉइस्ट रीजन है उनमें ये, इसके अलावा ये जो अदर बैक्टीरिया हैं सार्सिना, डिप्थेरियोइड्स, ग्राम नेगेटिव, एसाइनोबैक्टर, एल्कालिजिनेस वगैरह ये भी मौजूद हो सकते हैं. इन द फैटी एंड वैक्सी सेक्शंस ऑफ द स्किन लाइक हेयर हो गए और फैट्स जहाँ पर ज़्यादा हैं. लिपोफिलिक ईस्ट्स आर ऑफन प्रेजेंट. ठीक है, तो लिपोफिलिक ईस्ट यानी फंगस मौजूद हो सकते हैं. पिटायरोस्पोरियम ओवेल ऑन द स्कैल्प यानी हेयर स्कैल्प में, एंड पिटायरोस्पोरियम ऑर्बिक्यूलर ऑन द ग्लैब्रस स्किन. ठीक है, ग्लैब्रस स्किन पे जो है वो ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो सकते हैं. वेरियस डर्मेटोफाइटिक फंजाई सच एज एपिडर्मोफाइटॉन स्पीशीज, माइक्रोस्पोरम स्पीशीज एंड ट्राइकोफाइटॉन स्पीशीज में भी प्रेजेंट. इसके अलावा स्किन के जो डर्मेटोफाइटिक फंजाई हैं उसमें एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरॉन या माइक्रोस्पोरम भी कहते हैं, ट्राइकोफाइटॉन ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं. इसके अलावा ईयर सिक्रीशंस में ऑल्सो कंटेन सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज. तो ईयर सिक्रीशन यानी जो कान की सिक्रीशंस होती हैं उसमें भी सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं. अच्छा, ग्लैब्रस स्किन क्या होती है? ग्लैब्रस स्किन इज़ द स्मूथ स्किन जिसमें हेयर नहीं होते, उनको हम ग्लैब्रस स्किन कहते हैं. जैसे ये हाथों के पाम होते हैं और सोल, तो ये ग्लैब्रस, वहाँ पे ये टैरिस्पोरम ऑर्बिक्यूलर ये जो है वो रिजाइड कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. Other contaminants include micrococci, enterococci, alpha hemolytic microorganism, non-hemolytic streptococci, Clostridium species, Bacillus species, and gram-negative intestinal bacteria. They may also be present in operator as a normal flora or pathogenic microorganism. Clostridium perfringens in such circumstances is usually present as a saprophyte and dies fairly rapidly. तो सेप्रोफाइट के तौर पर क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस जो कि एक क्लॉस्ट्रीडियम बेसिलाई है वो भी मौजूद होता है और ये डाई कर जाता है फेयरली रैपिडली. वुंड्स शोइंग साइंस ऑफ इन्फेक्शन में सपोर्ट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस, एंटेरोकोकाई, कोलीफॉर्म्स, प्रोटियस स्पीशीज एंड स्यूडोमोनास अरिजिनोसा. वुंड्स अगर उनके ऑपरेटर के हों तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो सकते हैं. यही स्टेफ ऑरियस, Streptococcus pyogenes, Enterococci, coliforms, Proteus species, Pseudomonas aeruginosa. The nasal passage may contain large number of Staphylococcus aureus. इसी तरीके से nasal cavity हो गई, passage हो गए, वहाँ पर भी Staphylococcus aureus मौजूद हो सकते हैं, and a limited number of Staphylococcus albus. While the nasopharynx is often colonized by Streptococci, ये मौजूद हो सकते हैं of the viridant type यानी Streptococci viridans और स्ट्रेप्टोकोकस लाइवेरियस एंड निजेरिया फेनिंजेस ये भी मौजूद हो सकते हैं वहाँ पे एज नॉर्मल फ्लोरा. ओकेजनली पैथोजेंस सच एज हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा एंड क्लैप्सिला नमोनिया में भी प्रेजेंट, और अक्सर व बेशतर
हेमुलस, ये जो भी ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हमने बात किए ये तो नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा और क्लेप्सिला नमोनिया ये भी मौजूद हो सकते हैं. The hazard of the transfer of microorganisms from humans to pharmaceutical preparations may be reduced by comprehensive training in personal hygiene coupled with regular medical checkups. तो जो इसमें hazards हैं of transfer of microorganisms from human to pharmaceutical preparation may be reduced by comprehensive training and personal hygiene coupled by regular medical checkup. यानी इसका मतलब ये हुआ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप हो और उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल किस तरह से रखें, कि किस तरीके से वो हाइजीन का ख्याल रखें कि वो फिर रीज़न ना बने ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. नाउ द नेक्स्ट इज़ द हाइजीन एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग. Areas designed for the manufacture of products intended for injection and eye or ear preparation usually have washing facilities with foot operated taps, antiseptic soap and hot air hand dryers at the entrance to the suite which must be used by all process operators. तो अब ये हाई प्रोटेक्टिव, एक तो क्लीनिंग रखने के लिए वहाँ ऑपरेटर को किस तरह से काम करना चाहिए, एक तो पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनने चाहिए. तो फिर ख़ास तौर से वो एरिया जो कि डिज़ाइन है मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन यानी पेरेंटल प्रोडक्ट, आई या एयर प्रिपरेशंस, वहाँ पे क्या हो, प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटीज़ हो विथ फुट ऑपरेटेड टैप्स, यानी पाँव से जो है, हाथ से टैप जो है वो ओपन नहीं किया जाएगा, पाँव से ओपन किया जाएगा ताकि हाथ टच ना हो टैप से, वरना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट करेगा. इसके अलावा एंटीसेप्टिक सोप्स हों, हॉट एयर हैंड ड्रायर्स मौजूद हों एट द एंट्रेंस ऑफ द स्वीट, जो कि बार बार जब भी ऑपरेटर जो है वो काम करे वो बार बार उस प्रोसेस के ये क्लीनिंग के यूज़ करे ताकि उसके हाथ मुसलसल क्लीन रहें और वो रीज़न ना बने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफ़र का. For the manufacture of such products, it is also necessary for the operators to wear sterilized clothing, including gowns, trousers, boots, hoods, face masks and gloves. तो ये प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हो गई कि वो हमेशा स्टेराइज एरिया में जब जा रहा है स्टेराइल प्रिपरेशन बनाने के लिए, तो जो रिकमेंडेड गाउन्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, बूट्स हैं, हुड्स हैं, फेस मास्क हैं, ग्लव्स हैं, वो ज़रूर उसको वेयर करें. For the production of products for oral and topical use, यानी orally या topical use, staff should be made to wash their hands before entering the production area. क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें बायो बर्डन की लिमिट कम है, इसलिए जो ओरल और टॉपिकल प्रोडक्ट के लिए यानी स्किन पे यूज़ होती हैं तो इसमें भी बहरहाल, लेकिन फिर भी क्योंकि लिमिट तो है बहरहाल बायो बर्डन की, इसलिए जब भी वो एंटर हो स्टाफ तो वो दे शुड वॉश देयर हैंड बिफोर एंटरिंग द प्रोडक्शन एरिया. The requirements for protective clothing are usually less stringent but include clean overalls, hair covering and gloves, and where possible face masks are an advantage. ये जो ओरल प्रोडक्ट हो गए, टॉपिकल प्रोडक्ट बन रही हैं, तो वहाँ पे भी ये है कि ठीक है जो स्टीराइल एरिया है उसके मुकाबले में तो लेस स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी ओवरऑल दे शुड बी क्लीन, हेयर कवर हो उनके, ग्लव्स पहने और जहाँ तक मुमकिन हो फेस मास्क का भी इस्तेमाल किया जाए. Now the next is the raw material. Raw material accounts for a high proportion of the microorganisms introduced during the manufacture of the pharmaceutical, and the selection of material of good microbiological quality aids in the control of contamination level in both products and the environment. अब जो रॉ मटेरियल आ रहा है जिससे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनेगी तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो परसेंटेज है, ये जो प्रपोर्शन है वो कम से कम होना चाहिए, यानी लिमिट के अंदर होना चाहिए. जीएमपी रिक्वायरमेंट उसकी स्पेसिफिकेशंस देती है कि किस तरीके से फार्मास्यूटिकल मटेरियल जो आ रहा है रॉ मटेरियल, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बायो बर्डन की क्या लिमिट है वो उसके अंदर रहे. अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाई प्रपोर्शन मौजूद होगा तो ना सिर्फ ये कि वो कंटामिनेशन लेवल हाई करेगा प्रोडक्ट में, बल्कि वहाँ के फार्मास्यूटिकल कंपनी के एनवायरनमेंट पे भी. It is, however, common to have to accept raw material which have some non-pathogenic microorganisms present, and an assessment must be made as to risk of their survival to spoil the finished products. सबसे पहले तो ये है कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसमें नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की
प्रेजेंस अगर मौजूद है तो उसकी वो अपनी लिमिट के अंदर है तो फिर उसको वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये चेक कर लिया जाए, असेस कर लिया जाए कि वो नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हों जो कि किसी तरह से भी फिनिश प्रोडक्ट को स्पॉइल ना करें। क्योंकि अगर फिनिश प्रोडक्ट में व्हेन दे ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव सिस्टम और द एफिकेसी ऑफ एन इन प्रोसेस ट्रीटमेंट स्टेज टू डिस्ट्रॉय और रिमूव दैम, तो ये जो है वो ग्रो ना कर सकें। और प्रिजर्वेटिव सिस्टम की भी हमने बात की थी कि बाज़ दफ़ा प्रिजर्वेटिव की मौजूदगी में भी ग्रो कर जाते हैं, इन प्रोसेस में भी ग्रो कर जाते हैं। तो अगर किसी भी लेवल पर जो ये मौजूद हैं तो ये एफिकेसी को रिड्यूस कर देंगे उस रॉ मटेरियल की, और फिर वो जो प्रोडक्ट जो होगी वो किसी भी स्टेज पे डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो लिहाजा इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर वो पैथोजेनिक नहीं भी हैं लेकिन वो स्पॉइल कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, तो उनको रिमूव करना ज़रूरी है। वॉट एवर द मीन्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ग्रोथ or survival by chemical or in process treatment, it should be regarded as critical and controlled accordingly। तो जो भी आप प्रिवेंटिव मेजर्स उनकी ग्रोथ के लिए ले सकते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो केमिकल्स के ज़रिए हो, इन प्रोसेस कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके ज़रिए हो, ये तमाम क्रिटिकल पॉइंट को कंट्रोल करें जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ सकती है। जैसे अगर कहीं मॉइस्चर ज़्यादा है या उनको जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड मिल सकता है, न्यूट्रिशन मिल सकता है, तो वो अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन तमाम एरियाज़ को, क्रिटिकल पॉइंट को कंट्रोल करें और इस तरह से प्रिवेंशन करें ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अनट्रीटेड रॉ मटेरियल दैट आर ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल सोर्स यूजली सपोर्ट एन एक्सटेंसिव एंड वेरिड माइक्रोफ्लोरा, और ऐसा रॉ मटेरियल जिसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया और नेचुरल सोर्स से आ रहा हो, यानी प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स से, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद भी ज़्यादा हो सकती है और ग्रोथ के लिए वो फेवरेबल भी होता है, और अक्सर व बेशतर उसमें माइक्रोफ्लोरा मौजूद होते हैं जो कि अगर रिटेन रहें उस रॉ मटेरियल में तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्पॉइल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल सोर्स सच एज जेलेटिन यूज़ हो रहा है, डेसिकेटेड थायराइड यूज़ हो रहा है, पेनक्रियाज एंड कोचिनियल पैरासाइट्स में बी कंटामिनेटेड विद एनिमल बॉर्न पैथोजेंस, यानी एनिमल सोर्स से जो आप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल में, उनमें जो है वो इस तरह से एनिमल बॉर्न पैथोजन मौजूद हो सकते हैं। फॉर दिस रीज़न सम स्टैट्यूटरी बॉडीज़, यानी कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, सच एज द ब्रिटिश फार्माकोपिया रिक्वायर फ्रीडम ऑफ सच मटेरियल फ्रॉम ई कोलाई एंड सैल्मोनेला स्पीशीज, यानी फार्माकोपिया ने, ब्रिटिश फार्माकोपिया ने तो बाकायदा क्लियरली मेंशन किया है कि ये वाले जो एनिमल सोर्स से माइक्रो जो रॉ मटेरियल आ रहा है, दे शुड बी फ्री फ्रॉम ई कोलाई सैल्मोनेला स्पीशीज एट ए स्टेटेड लेवल बिफोर दे कैन बी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने से पहले ही मेक श्योर किया जाए कि इनमें ई कोलाई या सैल्मोनेला मौजूद नहीं है। द माइक्रोफ्लोरा ऑफ मटेरियल ऑफ प्लांट ओरिजिन, एनिमल के बाद अब हम आ रहे हैं माइक्रोफ्लोरा प्लांट ओरिजिन के, सच एज गम एकेशिया यूज़ हो रहा है डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ट्रैगाकैंथ यूज़ हो रहा है, एगर यूज़ हो रहा है, पाउडर यूज़ हो रहा है, रुबार एंड स्टार्चेस के में अराइज फ्रॉम दैट इंडिजिनस ऑफ प्लांट्स एंड में इंक्लूड बैक्टीरिया सच एज एरविनिया स्पीशीज, स्यूडोमोनास स्पीशीज, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, बैसिलस स्पीशीज एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। इसके अलावा ये बैक्टीरिया हो गए, मोल्ड्स यानी फंजाई हो सकते हैं। इसके अलावा और बैक्टीरिया में मोल्ड्स में क्लाइडोस्पोरियम स्पीशीज़, अल्टरनेरिया स्पीशीज़ एंड फिसेरियम स्पीशीज़। इसके अलावा नॉन माइसिलेटेड ईस्ट, जिनमें माइसीलियम नहीं होता वो ईस्ट यानी फंगस, और दोज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग कल्टीवेशन, यानी जो ये जब प्लांट कल्टीवेट किए जा रहे थे उस दौरान ग्रो कर गए, तो ये तमाम माइक्रोफ्लोरा इस प्लांट में मौजूद हो सकते हैं जो कि एज ए रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेशन भी हो सकती है और प्रोडक्ट स्पॉइल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ अनट्रीटेड सेवेज एज ए फर्टिलाइज़र, यानी ऐसे पानी और फर्टिलाइज़र जो ट्रीट नहीं किया गया और मे रिजल्ट इन एनिमल बॉर्न पैथोजन सच एज सैल्मोनेला स्पीशी बीइंग प्रेजेंट, तो ये सैल्मोनेला फिर प्लांट में भी आ सकता है फर्टिलाइज़र के ज़रिए। सम रिफाइनिंग प्रोसेसेस मॉडिफाई द माइक्रोफ्लोरा ऑफ रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल को रिफाइन किया जाता है तो बाज़ दफ़ा उसमें भी माइक्रोफ्लोरा मॉडिफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, यानी आपने रॉ मटेरियल को ड्राई किया, में कॉन्सेंट्रेट द लेवल ऑफ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, यानी उसमें स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंड सम सॉल्युबलाइजिंग प्रोसेसेस में इंट्रोड्यूस वाटर बॉर्न बैक्टीरिया सच एज
कोलाई। और अगर हम उसमें कोई सॉलिबलाइज़र के तौर पर वाटर लाइक सब्सटेंस एक्वस मीडियम यूज़ कर रहे हैं सॉलिबलाइजेशन के ज़रिए, तो पता चला उसमें पानी के साथ बैक्टीरिया लाइक कोलाई वो भी कंटामिनेशन के तौर पर मिक्सअप हो गया। तो इस तरह से भी कंटामिनेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हो सकती है। तो ये हमने डिस्कस किया एनिमल ओरिजिन के जो रॉ मटेरियल होते हैं, प्लांट ओरिजिन के जो होते हैं उससे कैसे हो सकते हैं। अब आते हैं तीसरे, विच इज़ सिंथेटिक रॉ मटेरियल आर यूजुअली फ्री फ्रॉम ऑल बट इंसिडेंटल माइक्रोबायल कंटामिनेशन। वैसे तो ये रॉ मटेरियल जो सिंथेटिक होते हैं ये फ्री होते हैं, लेकिन इंसिडेंटल यानी बाय चांस इसमें कहीं से कंटामिनेशन एंटर हो गई। द स्टोरेज कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल पर्टिकुलरली हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज यानी जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं is important and is a minimum water activity of 0.7 is required for osmophilic yeast, a 0.8 for most spoilage molds and 0.9 for most spoilage bacteria। यानी वाटर एक्टिविटी अगर 0.7 होगी तो उस पर ऑस्मोफिलिक ईस्ट ग्रो कर सकते हैं, 0.8 होगी तो दूसरे स्पॉइलेज मोल्ड्स और दूसरे मोल्ड्स जो होते हैं यानी फंगस होते हैं, 0.91 जो होती है फॉर मोस्ट स्पॉइलेज बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर सकता है। तो इससे यानी इसका मतलब वाटर एक्टिविटी इससे कम होनी चाहिए, ये जो लेवल है इससे कम होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ऑस्मोफिलिक ईस्ट से जो है डिस्ट्रॉय ना हो प्रोडक्ट, तो 0.7 से कम हो। और बाकी जो ईस्ट मोल्ड्स हैं उससे अगर चाहते हैं कम हो तो 0.8 से कम हो। बैक्टीरिया से चाहते हैं ना हो यानी स्पॉइलेज ना हो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, तो 0.91 से वाटर एक्टिविटी कम हो। इसके अलावा प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट ड्राई मटेरियल आर हेल्ड बिलो दीज लेवल्स, यानी मटेरियल को ड्राई कंडीशन में रखा जाए, यानी जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज हैं वहाँ पे पानी जो है वो मौजूद ना हो। सम पैकेजिंग यूज फॉर रॉ मटेरियल सच एज अनलाइंड पेपर सैक्स एंड मे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो अनलाइंड पेपर सैक्स हो गए जिसमें पैक किया जा रहा है रॉ मटेरियल को, इसमें क्या है मे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देंगे तो फिर वाटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी और फिर ये यीस्ट बैक्टीरिया वगैरह इसमें मोल्ड्स ग्रो कर सकते हैं। सो इसी वजह से दे मे इट सेल्फ बी सब्जेक्ट टू माइक्रोबायल डिटोरिएशन एंड सो कंटामिनेट द कॉन्टेंट। फॉर दिस रीज़न पॉलीइथाइलिन लाइन सैक्स आर प्रेफरेबल। तो इस तरह की जो पुड़िया होती हैं जिसमें या पैकेजेस होते हैं जिसमें जो है वो आप पैक करना चाह रहे हैं इस तरह के रॉ मटेरियल को जो कि हाइग्रोस्कोपिक है, तो उसके लिए पॉलीइथाइलिन लाइन सैक्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। सम लिक्विड्स और सेमी सॉलिड रॉ मटेरियल कंटेन प्रिजर्वेटिव। कुछ ऐसे लिक्विड और सेमी सॉलिड रॉ मटेरियल हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होता है तो उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। बट अदर सच एज सिरप्स डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ऑस्मोफाइल्स विच आर ऑफन प्रेजेंट्स। ठीक है, तो ऑस्मोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मौजूद होते हैं तो वो फिर सिरप में ग्रो कर जाते हैं। तो उसमें ये है कि हमें शुगर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कर दें कि वो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर सके। नेक्स्ट इज विद दिस टाइप ऑफ मटेरियल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे आर हेल्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरह के जो ऑस्मोफाइल होते हैं उनको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे रखा जाए, as any variation may result in evaporation of some of the water content followed by the condensation and dilution of the surface layer to give an water activity value which may permit the growth of osmophile and spoil the syrup। तो ऐसे जो सिरप होते हैं उनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखना पड़ता है क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो उसमें से वाटर एवेपोरेट करके सरफेस पे जाएगा, फिर वो कंडेंस होकर वापस सरफेस पे आएगा, फिर वहाँ पे डाइल्यूशन क्रिएट करेगा यानी वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, उससे वाटर एक्टिविटी वहाँ बढ़ जाएगी। जब वाटर एक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑस्मोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेज़ी से ग्रो करेंगे और फिर वो स्पॉइल कर सकते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करेगा तो वो इस सिरप को स्पॉइल कर देगा। तो इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखना ज़रूरी है। द यूज़ ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स विथ हाई नॉन पैथोजेनिक माइक्रोबायल काउंट इज़ पॉसिबल इफ़ ए स्टरलाइजेशन स्टेज इज़ इंक्लूडेड आइदर बिफोर और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें नेचुरल प्रोडक्ट्स की जो इसमें विद ए हाई नॉन पैथोजेनिक माइक्रोबायल काउंट इज़ पॉसिबल, यानी नेचुरल प्रोडक्ट है जैसे हमने बताया नॉर्मल फ्लोरा हो सकते हैं, एनिमल ओरिजिन की प्रोडक्ट है, प्लांट ओरिजिन की है। तो ये स्टरलाइजेशन स्टेज इज़ इंक्लूडेड, अगर उसमें स्टरलाइजेशन की जा रही है आइदर बिफोर और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो वो ज़रूर की जाए। सच स्टरलाइजेशन प्रोसीजर में इंक्लूड, और वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस में क्या कर सकते हैं हम, हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी वो हीट स्टरलाइजेशन जिसमें हमारी दो टाइप्स हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, फिल्ट्रेशन टेक्निक है, रेडिएशन टेक्निक है,
recrystallization from bactericidal solvents such as an alcohol, or for dry product where compatible ethylene gas या ethylene oxide gas यानी gas sterilization भी यूज़ की जा सकती है. The handling of contaminated raw material as described previously में increases the airborne contamination level. अच्छा, ना सिर्फ ये कि अगर रॉ मटेरियल हम उनके हैंडल कर रहे हैं तो अगर जिस एनवायरनमेंट में हमने रखा हुआ है तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट में भी जो होगा एयरबॉर्न कंटामिनेशन को बढ़ाएगा, यानी एयर में जो होगा वहाँ पे एनवायरनमेंट में कंटामिनेशन बढ़ेगी. एंड इफ़ देयर इज़ ए सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, और कहीं सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया यानी रॉ मटेरियल से ये रॉ मटेरियल वेयर हाउस से निकाला जा रहा है तो वहाँ जो सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया है प्रिकॉशंस में भी नेसेसरी वहाँ पे प्रिकॉशंस ली जाएं टू प्रिवेंट एयर ब्रॉन क्रॉस कंटामिनेशन एज वेल एज दैट फ्रॉम इन्फेक्टेड मेजरिंग एंड वेइंग इक्विपमेंट. यानी चेक किया जाए कि वहाँ के एनवायरनमेंट में मेजर किया जाए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, इन्फेक्शन कॉज तो नहीं कर सकते, और कितनी क्वांटिटी में है, और उसका बायो बर्डन लेवल क्या है, क्या वो विद इन लिमिट है या लिमिट से ज़्यादा है. तो इसलिए इन सब चीज़ों को वहाँ पे चेक करना ज़रूरी होता है जो कि नेचुरल ओरिजिन के प्रोडक्ट हैं. अब आते हैं हम पैकेजिंग पे. पैकेजिंग मटेरियल हैज़ ए ड्यूअल रोल and acts both to contain the product and to prevent the entry of microorganism or moisture which may result in spoilage, and it is therefore important that the source of contamination is not the packaging itself. तो पैकेजिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका. इसके दो रोल हो गए. पहला रोल क्या है कि ये प्रोडक्ट को जो है वो क्या कंटेनर होता है जिसमें पैक किया जाता है. सेकंड ये होता है कि इसको इस तरह से पैक किया जाए कि इसमें उसको पैकेजिंग में प्रिवेंट हो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मॉइस्चर. क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर एंटर हो जाएगा, ये पैकिंग इसकी सही नहीं है और उसमें वो एंटर हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर, तो वो क्या करेगा, स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है कि किसी किस्म की कंटामिनेशन यहाँ पर ना आए और पैकेजिंग जो है वो इटसेल्फ वो रीज़न ना बने प्रोडक्ट के स्पॉइलेज का. The microflora of packaging material is dependent upon both its composition and storage condition. तो पैकेजिंग मटेरियल जो है उसके ऊपर भी माइक्रोफ्लोरा हो सकते हैं. तो वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिपेंड करेगा कि वो बना हुआ पैकेजिंग मटेरियल किस चीज़ का है और उसको स्टोर किस कंडीशन में करके रखा हुआ है. दिस एंड ए कंसिडरेशन of the type of pharmaceutical product to be packed determine whether a sterilization treatment is required. लिहाजा ये कंसिडरेशन रखी जाए कि इसमें किस किस्म के माइक्रोफ्लोरा हो सकते हैं, क्या वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्पॉइल कर सकते हैं आफ्टर द पैकिंग या नहीं कर सकते. अगर नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कर सकते हैं तो फिर ये फीजेबल है, ये एडवाइजेबल है कि फिर इस पैकेजिंग मटेरियल को भी स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाए. इसके अलावा ग्लास कंटेनर्स आर स्टीराइल ऑन लिविंग द फर्नेस. फर्नेस से जब इसको गुजारा जाता है भट्टी से तो वहाँ पर ये स्टीराइल हो जाते हैं. बट आर ऑफन स्टोर इन डस्टी कंडीशन. और अगर आपने वहाँ से फर्नेस से गुजारने के बाद उसको डस्टी एनवायरनमेंट में रखा तो दोबारा उसमें कंटामिनेशन हो सकती है. एंड पैक्ड फॉर ट्रांसपोर्ट इन कार्डबोर्ड बॉक्सेज. और कार्डबोर्ड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो सकते हैं. सो एज ए रिजल्ट दे मे कंटेन मोल्ड स्पोर्स. इसमें मोल्ड स्पोर्स आ सकते हैं ऑफ पेनिसिलियम स्पीशीज़, एस्परजिलस स्पीशीज़ एंड बैक्टीरिया सच एज बेसिलस स्पीशीज़. तो फिर वो आपको ग्लास कंटेनर के उस वक्त वो स्टीराइल करने का फ़ायदा नहीं होगा. इट इज़ कॉमन प्लेस टू आइदर एयर ब्लो और वॉश ग्लास कंटेनर टू रिमूव एनी ग्लास स्पेक्यूल्स और डस्ट विच मे बी प्रेजेंट. लिहाजा जब भी आप ग्लास कंटेनर को फर्नेस से निकालें तो उसको एयर ब्लो या वॉश करें ताकि उसके अंदर किसी किस्म के ग्लास या डस्ट के पार्टिकल मौजूद ना रहें. एंड इज़ ऑफन एडवांटेजियस टू इंक्लूड डिसइंफेक्शन स्टेजेस. और उसको डिसइंफेक्टेंट से भी क्लीन करें. इफ़ द प्रोडक्ट बीइंग फिल्ड इज़ लिक्विड. और जब लिक्विड फिल्ड किया जा रहा है उस प्रोडक्ट में और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ताकि वो फिर मेक श्योर किया जाए कि उसके अंदर किसी किस्म की कंटामिनेशन उस ग्लास कंटेनर में नहीं है. तो इस तरीके से आप उसको क्लीन करें. प्लास्टिक बॉटल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ग्लास कंटेनर तो हो गए, दैट आर आइदर बिलो और इंजेक्शन मोल्डेड हैव ए वेरी लो माइक्रोबायल काउंट एंड मे नॉट रिक्वायर डिसइंफेक्शन. तो प्लास्टिक बॉटल्स यूज की जा रही हैं, उसमें भी ब्लो करके के ज़रिए या फिर इंजेक्शन के ज़रिए मोल्ड, जो इंजेक्शन मोल्ड्स होते हैं यानी इंजेक्शन बनाने के जो मोल्ड्स होते हैं वो भी जो है उसमें माइक्रोबायल काउंट जो होती है आमतौर पे वैसे ही लो होती है. तो इस वजह से मे नॉट रिक्वायर डिसइंफेक्शन.
दे मे हाउएवर बिकम कंटामिनेटेड विद मोल्ड स्पोर्ट्स। हाँ, स्पोर्ट्स से ज़रूर वो कंटामिनेट हो सकते हैं इफ़ दे आर ट्रांसपोर्टेड इन ए नॉन सैनिटरी पैकेजिंग मटेरियल सच एज अनलाइंड कार्डबोर्ड्स अनलाइन यानी पैकेजिंग मटेरियल ऐसा है जिसमें जो है वो मोल्ड्स जो है वो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ट्रांसपोर्ट उसमें किए जा रहे हैं, उसमें पैक करके, तो फिर जो है ये इसमें जो है मोल्ड स्पोर्ट्स ग्रो कर जाएंगे और फिर वो जो इंजेक्शन मोल्ड इंजेक्शन जो होंगे वो जो बने हुए होंगे वो सही वो स्टेराइल नहीं होंगे। पैकेजिंग मटेरियल दैट हैव स्मूथ इम्पेरियस सरफेसेस। अच्छा, फिर इसमें ये भी मैं एक बताता चलूँ कि ये जो आजकल डिस्पोजेबल सिरिंजेस आती हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, इनको बनाने के बाद फिर उसके बाद इनको रेडिएशन से स्टेराइल किया जाता है या फिर गैस से स्टेराइल किया जाता है। पैकेजिंग मटेरियल दैट हैव स्मूथ इम्पेरियस सर्फेसेस फ्री फ्रॉम crevices or interstices such as cellulose acetate polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride and metal foils and laminates all have low surface microbial count, क्योंकि इनकी सरफेस जो होती है इतनी स्मूथ होती है इन मटेरियल की और इनमें इस तरह के कोई स्मॉल होल्स नहीं होते कि जहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद रह सके। इस वजह से इनको यूज़ किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल में, पर्टिकुलरली इस तरह के मटेरियल जैसा कि ये हम यूज़ कर रहे हैं ये प्लास्टिक बॉटल और इंजेक्शंस के लिए। कार्डबोर्ड एंड पेपर बोर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं दे शुड बी ट्रीटेड। कैरी मोल्ड स्पोर्स, अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये दे कैल्ड मोल्ड स्पोर्स यानी फंगल स्पोर्स हो सकते हैं, ऑफ क्लैडोस्पोरियम एस्परजिलस के स्पोर्स हो सकते हैं, पेनिसिलियम के हो सकते हैं, एंड बैक्टीरिया सच एज बेसिलस स्पीशी एंड माइक्रोकोकस स्पीशीज। क्लोजर लाइंस ऑफ पल्प बोर्ड और कॉर्क, यानी जो पल्प बोर्ड हो गया, कॉर्क हो गया जो कि बॉटल्स के ऊपर लगाया जाता है, अनलेस स्पेशली ट्रीटेड विद ए प्रिजर्वेटिव फॉइल और वैक्स कोटिंग आर ऑफन ए सोर्स ऑफ मोल्ड कंटामिनेशन फॉर लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रोडक्ट। यानी ये जो क्लोजर्स होते हैं प्रोडक्ट के कंटेनर्स होते हैं, कॉर्क होते हैं, इनको भी जो है वो प्रिजर्वेटिव से, फॉइल से या वैक्स कोटिंग की जाए तब जाके इनको जो है वो क्लीन करके जो है वो पैक किया जाए, वरना ये भी सोर्स ऑफ मोल्ड कंटामिनेशन यानी फंगल कंटामिनेशन हो सकते हैं उस प्रोडक्ट में जिसके ऊपर ये कॉर्क लगाए जा रहे हैं। ए क्लोजर विद ए प्लास्टिक फ्लोर्ड इनलाइनर इज़ लेस प्रोन टू इंट्रोड्यूस। क्लोजर जो है वो वे प्लास्टिक फ्लोर्ड इनलाइनर यानी प्लास्टिक के ज़रिए घुमा के उसको पैक किया जाता है, इज़ लेस प्रोन टू इंट्रोड्यूस और सपोर्ट माइक्रोबायल ग्रोथ दैन वन स्टक इन विद एन एडहेसिव, particularly if the latter is based on natural products such as casein। यानी ऐसे कॉर्क जो कि चिपक जाते हैं उसके ऊपर कंटेनर के ऊपर, यानी उसको जो है वो एडिसिव के ज़रिए चिपकाया जाता है, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कंटामिनेशन के बजाय उसके कि वो जो जिसके अंदर जो है वो फ्लोड इन लाइनर यानी लाइक स्क्रू कैप टाइप होता है तो उस तरह से कसे जाते हैं। इफ़ रिक्वायर क्लोजर कैन बी स्टेरिलाइज बाय आइदर फॉर्मेल्डिहाइड। बेहतर ये होगा कि अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कंटामिनेशन का चांस ज़्यादा है तो उनकी जो ये क्लोजर्स या कैप्स हैं या कॉर्क्स हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाए आइदर बाय फॉर्मेल्डिहाइड और इथाइलिन गैस ऑक्साइड, इस तरह से उनको ट्रीट किया जाए। इसके बाद आते हैं बिल्डिंग्स, वॉल्स एंड सीलिंग्स। बिल्डिंग में क्या क्या हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रिकॉशंस लेने हैं तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।